नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट होता है पैडागोजी ऑफ हिंदी, तो उसमें ना आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करने वाले हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके जितने भी देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का आंसर आप बखूबी दे सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और बढ़ते हैं देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ना जाने कितनी बार देखिए आपका रिपीट भी हो चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोली व भाषा में अंतर कीजिए, यानी बोली और भाषा में आपको अंतर यहाँ पर आपको बताना होगा। लेकिन उससे पहले बोली क्या होता है और भाषा क्या होता है उसके बारे में देखिए आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि बोली किसे कहा जाता है। देखिए, किसी छोटे से क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा का वह अल्प विकसित लिखित रूप या फिर साहित्यिक नहीं होता है तो बोलिक कहा जाता है। यानी किसी छोटे से कस्बे में बोली जाने वाली जो भाषा है जिसमें कोई किसी भी तरह का कोई साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बोली। अब बात करते हैं भाषा किसे कहा जाता है। तो भाषा देखिए वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर, लिखकर या फिर कभी कभी इशारों से एक दूसरे तक पहुंचाता है। अतः भाषा मनुष्य के पास एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह समाज के अन्य लोगों से भावों और विचारों को आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका मैंने आपको बता दिया है बोली क्या होती है और आपका भाषा क्या होती है। बोली वो होती है तो एक छोटे से क्षेत्र में देखिए बोली जाती है, उसका दूसरे अन्य क्षेत्र से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन भाषा क्या होती है, भाषा जो है ना सभी क्षेत्रों में देखिए बोली जाती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसमें देखिए अंतर के बारे में। देखिए देखिए भाषा निम्नलिखित देखिए 3 प्रकार की हो सकती है। तो कौन कौन से प्रकार की हो सकती है वो हम देख लेते हैं। देखिए भाषा जो आपकी मौखिक हो सकती है, जैसे कि आप एक दूसरे से बोलकर आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, नहीं बोलकर। और लिखित भाषा किसे कहा जाता है, लिखित भाषा देखिए लिखकर प्रकट की जाती है। और सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज किसे कहता है, संकेतों के द्वारा यानी कि इशारों के द्वारा जो प्रकट की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका साइन लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा कहा जाता था। बोली और भाषा में आप अंदर समझ गए होंगे। और भाषा के देखिए 3 प्रकार होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो इसका देखिए मैंने आपको आंसर आपको करके बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देखिए आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्वेश्चन पूछा गया है कि मातृभाषा का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी को दूसरे एंगल से पूछा जा सकता है कि मातृभाषा का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। ठीक है, तो दोनों का आंसर देखिए एक ही होने वाला है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से देखिए तैयार करके जाइएगा दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन में देखिए आपको स्वस्वर वाचन, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ना जाने कितनी बार देखिए रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, नोटबुक में इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है कि स्वस्वर वाचन करते समय ध्यान देने योग्य बातों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। या फिर इसी को दूसरे एंगल से पूछा जा सकता है कि स्वस्वर वाचन करते समय ध्यान देने योग्य बातों को संक्षिप्त में बताइए। या फिर दूसरे एंगल से इसे पूछा जा सकता है कि स्वस्वर वाचन के क्या गुण होने चाहिए। या फिर स्वस्वर वाचन के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये देखिए इसके बारे में काफ़ी अच्छा स्वस्वर वाचन को ना आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपका बहुत सी बार क्या होता है ना, ये ना लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। हमने इसमें देखिए वीडियो में आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बताया है, लेकिन स्वस्वर वाचन जो है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। हालांकि इससे पहले वीडियो में ना मैंने आपको देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि पैडागोजी ऑफ हिंदी में किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमने आपका शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया और इसके जस्ट बाद ही मैं अपलोड करूँगा आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प आपकी ये करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था कि वाचन के प्रमुख प्रकारों को समझाइए। या फिर मौन वाचन के प्रमुख प्रकार यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं आपके वाचन की अगर मैं बात ही कर लूँ तो चलिए पूरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको किस तरह से इसका आंसर देना वो आप देख लीजिए कि वाचन को हम निम्नलिखित 2 श्रेणी में विभक्त करते हैं, यानी कि बांटते हैं। कौन कौन सी, स्वस्वर वाचन और आपका हो गया आपका मौन वाचन। अब स्वस्वर वाचन किसे कहा जाता है एक बार देख लेते हैं। देखिए स्वस्वर वाचन लिखित सामग्री को स्वस्वर बोलकर यानी कि पढ़ना जो है आपका वो स्वस्वर वाचन जो है आपका कहलाता है। लेकिन किसी लिखित
आप जैसे किताब पढ़ते हैं तो बोल बोल के पढ़ते हैं ना, उसके सस्वर वाचन जो है कहा जाता है। और सस्वर वाचन के भी देखिए दो भेद होते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि सस्वर वाचन को हम पुनः निम्नलिखित दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया आपका आदर्श वाचन और एक हो गया आपका अनुकरण वाचन। ठीक है, तो सस्वर वाचन को आपके में देखो हम पता चल गया आपका सस्वर वाचन किसे कहा जाता है। और सस्वर वाचन के भी दो भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अब बात करें मौन वाचन किसे कहा जाता है। देखिए, लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज किए पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। यानी कि यदि आप अपनी किताब पढ़ेंगे और बिना बोले मन ही मन में आप जब पढ़ते हैं ना, तो उसे मौन वाचन कहा जाता है। अब मौन वाचन को भी देखिए दो भागों में बांटा जा सकता है, गंभीर मौन वाचन और त्वरित मौन वाचन। तो इसका देखिए आंसर देखिए मैंने आपको बखूबी बता दिया है। यदि आप इसे अपनी बुक से तैयार करेंगे तो और भी अच्छे से आप इसे तैयार कर सकेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लेखन शिक्षण में श्रुत लेखन का क्या महत्व है। श्रुत लेखन देखिए, सस्वर वाचन, मौन वाचन, श्रुत लेखन, तो इन सभी के बारे में ना क्वेश्चन ना जाने कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। तो लेखन शिक्षण में आपका श्रुत लेखन का क्या महत्व होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि श्रुत लेखन या फिर सुना हुआ लेख। देखिए, सुनकर लिखना आप समझ गए श्रुत लेखन कैसा कहा जाता है। यानी कि अध्यापक देखिए आपको जो आप बता रहा है, ठीक है, और उसे आप लिख रहे हैं, यानी कि सुनकर लिख रहे हैं ना, उसी तो कहा जाता है आपका श्रुत लेखन। इसमें देख लेते हैं कि इसमें अध्यापक बोलता है और छात्र सुनी हुई बोली को सामग्री को लिखता है, तो उसी को कहा जाता है आपका श्रुत लेखन। श्रुत लेखन में सुंदर लिखावट का तो महत्व होता ही है, किंतु इसके साथ ही साथ भाषा की शुद्धता का भी महत्व होता है। यानी कि जब देखिए टीचर आपको बोलता है और आप लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी लिखावट भी देखिए, हैंड राइटिंग भी आपकी सुधर जाती है और आपको शुद्ध भाषा का भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आप खुद से कर कर सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, छठा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य के आधार पर मातृभाषा शिक्षण एवं विदेशी भाषा शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मातृभाषा एवं विदेशी भाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये वाले भी, और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए, हस्तलेख में होने वाली प्रमुख त्रुटियों का निवारण हेतु सुझाव दिए ना। यानी कि हाथ से जब आप लिखते हैं तो उसमें ना काफ़ी मात्राएं, हिंदी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, मात्राएं, अंक बिंदु, चंद्र बिंदु, छोटी बड़ी, छोटा बड़ू, तो मात्राओं का ज्ञान हमें नहीं होता है। ठीक है, तो उसी में क्या क्या कहा गया कि इनकी त्रुटियों को हम किस तरह से देखिए सुधार सकते हैं, किस तरह से सुधार सकते हैं। तो इसके देखिए काफ़ी आपने दिए हुए, इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका किस तरह से यानी कि देखिए आप इन्हें सुधार सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे से देखिए तो काफ़ी मैंने दिए इसमें अगर मैं बात करूँ 7, यानी कि 7 यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया 7 तरीके से आप जो मातृभाषा को सुधार सकते हैं। उच्चारण सबसे पहले कि अगर मैं बात करूँ तो शुद्ध उच्चारण की शिक्षा के माध्यम से आप सुधार सकते हैं, हिंदी वर्णमाला के माध्यम से आप सुधार सकते हैं, अनुस्वर और अनुस्वर का ज्ञान रखते हुए आप सुने। चंद्र बिंदु बहुत सी बार क्या होता है, आपका अंक बिंदु लगनी होती है लेकिन वहाँ पर आप चंद्र बिंदु लगा देते हैं। धातु और संज्ञाओं के रूपांतर ज्ञान से भी आप सुधार सकते हैं। वर्तनी के अभ्यास अगर आप करेंगे, कठिन शब्दों का अगर बार बार लिखेंगे तो वहाँ से भी देखिए आपका स्वहस्तलेख की जो लिखावट होती है उसमें देखिए आपकी काफ़ी आपका निवारण, जो त्रुटियाँ होती हैं उसका आप निवारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि श्रुतलेख एवं सुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रुतलेख और सुलेख क्या होता है उसमें अंतर आपको करना है। तो दोनों के बारे में देखिए मैंने आपको बताया है। देखिए, श्रुतलेख क्या होता है, यानी श्रुतलेख कहा जाता है सुनकर लिखना और सुलेख कहा जाता है देखकर लिखना। तो दोनों के देखिए अंतर देखिए मैंने आपको बताया, इन्हें आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। और इन्हें आप जो है देखिए इसमें क्या है ना, चार का अंतर मैंने आपको बताया, लेकिन जब आप इसे बुक से तैयार करेंगे तो इसमें अंतर देखिए काफ़ी निकल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक गद्य शिक्षण एवं पद शिक्षण में क्या अंतर है। तो देखिए जितने भी देखिए अंतर वाले होते हैं ना, अंतर वाले ये काफ़ी बार देखिए हिंदी में काफ़ी बार ये रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद बारे में देखिए मैंने आपको थोड़ा सा आपका गाइड भी किया है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो वीडियो का पुश कीजिए और उसे पढ़िए कि गद्य शिक्षण और पद शिक्षण में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यदि मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हिंदी गद्य शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो ये देखिए कितने सारे उद्देश्य यहाँ पर देखिए आपको दिए हुए, इन सभी को ना आप वीडियो को पोस्ट कीजिए, इन सभी उद्देश्यों को आप अच्छे से बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इन्हें अपनी बुक में चाहे तो नोट बुक में आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा फ्रेंड।
ठीक है। तो कितने सारे देखिए उद्देश्य हैं, और देखिए ये मैंने आपको बताए हैं। यदि आप इस क्वेश्चन का बुक से तैयार करेंगे तो ना जाने कितने सारे उद्देश्य आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। 11वें क्वेश्चन में देखिए आपका किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि कविता शिक्षण में वाचन का क्या स्थान है, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कविता शिक्षण में शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो 11वां क्वेश्चन में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला या फिर नाटक का क्या महत्व है बताइए। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला के महत्व को स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला किस प्रकार सहायक है। तो भाषा प्रयोगशाला को आप देखिए इस को ना नाम को आप याद कर लीजिए, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। भाषा प्रयोगशाला को आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखिए पढ़ के जाना है। भाषा प्रयोगशाला से भी देखिए क्वेश्चन आपका हर बारी एग्जाम में मोस्टली टाइम देखिए एग्जाम में आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी शिक्षण में चार्ट दृश्य सामग्री का क्या उपयोग होता है। यानी कि यदि आप हिंदी शिक्षक के टीचर आप बन जाते हैं और चार्ट के द्वारा पढ़ाते हैं तो उसके क्या उपयोग हो सकते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से आपको प्रभावशाली आप बना सकते हैं, तो उसके बारे में देखिए मैंने आपको इसमें लिखा हुआ है। आप इसे बहुत ही अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आप बहुत ही अच्छे से लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी देखिए 13 क्वेश्चन में देखिए मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं आपको, और ये 13 के 13 जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके पेडागोजी भी हिंदी में आपको मैक्सिमम नंबर देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिलाएंगे। इससे पहले मैंने आपके लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये मैंने आपका शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाया, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो मैंने बहुत ही जल्दी मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर अपलोड कर दूंगा। तीनों वीडियो का आप अगर बहुत अच्छे से देख लें तो एक भी क्वेश्चन दो कि इस बार जो आपका पेडागोजी हिंदी के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं से ही पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है, अगर बाहर आएगा तो इसी से देखिए घुमा फिरा कर ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। इसलिए मैंने देखिए आपके एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 एंगल में कन्वर्ट करके देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन को देखिए ऐड किया है दोस्तों। वीडियो को अभी तक भी देखिए आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को भी शेयर भी जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।